Hello everyone, this is Samit Verma, and today we are back with another video. In this video, we will be continuing our series of sound chapter, which is class 8, chapter number 13. And thank you for your response on the first video. It was a blast, and let us begin now. As you all know that this is Samit Verma here, and you all know that our website samkipathshala.com is now online. Why to visit? You can visit there for PDF notes, mind maps, which are freely available there. So let's start with the chapter. So yes, sound chapter is back, and the fact you remember that the speed of sound in solid is 6 kilometers per second or 6000 meters per second. So let's start. शुरू करते हैं. So we left our topic with the middle year. So we will be starting our topic with the different terms like amplitude, time period and frequency. So सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि frequency क्या है. So first of all, what is frequency? So जो frequency term है, और first of all we will see amplitude. What is an amplitude? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड क्या है. देखो एम्पलीट्यूड में क्या चीज़ है कि अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो हम बेटर इसको समझ सकते हैं. बट अभी मैं आपको डेफिनेशंस इसकी एक्सप्लेन करता हूँ एम्पलीट्यूड की क्या. लेट्स सपोज कि ये एक ग्लास है, ठीक है, और ये ग्लास है. इस ग्लास में हम वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं बाय प्लंजिंग और बाय स्ट्राइकिंग स्पून. तो हमने इसमें चम्मच को स्ट्राइक किया और ये ग्लास वाइब्रेट करना शुरू कर दिया. इसकी ग्लास की वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ कि ये वाइब्रेट हुआ. फिर हमने क्या किया कि एक थर्माकोल लिया और उसको स्ट्रिंग से जोड़ दिया. थर्माकोल को स्ट्रिंग से जोड़ने के बाद क्या हुआ कि हमने उस थर्माकोल को जो रिम है, जो उसकी टिप है, ग्लास के टिप पर अटैच कर दिया. हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मूव करना शुरू करेगी और ये जो थर्माकोल का पीस है ये भी मूव करेगा. तो जितना डिस्टेंस ये थर्माकोल का पीस दूर जाएगा, तुम खुद विजुलाइज कर सकते हो, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब ये पीस, जितना दूर ये पीस जाएगा, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ये पीस जाएगा, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, ऑफ दिस पार्टिकल. तो अगेन आई रिपीट, एम्पलीट्यूड को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन व्हेन इट अंडरगोज वाइब्रेशंस और व्हेन इट अंडरगोज ऑसिलेशंस. हमें पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, लास्ट इन प्रीवियस पार्ट हमने इसको पढ़ा हुआ है कि ऑसिलेशंस आर ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेशंस. तो अब प्रॉपरली बुक के हिसाब से स्टार्ट करते हैं. तो देखो हमें पता है कि टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेशन इज टू एंड फ्रो मोशन, और वाइब्रेशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. तो इसमें इतना एक्सप्लेन किया गया है. फर्दर अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे. हमने एम्पलीट्यूड जान लिया, एम्पलीट्यूड क्या है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, और उसको एक्सपेरिमेंटली हमने देख लिया. अब हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की हम फील लेके देखते हैं कि व्हाट इज द फील ऑफ एम्पलीट्यूड. तो हमने देख लिया, फ्रीक्वेंसी की फील देखते हैं क्या चीज़ है ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं एक्सप्लेनेशन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन क्रिएट करते हैं. सो लेट्स टॉक फ्रीक्वेंसी. देखो एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है. ये पार्टिकल कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता है, लाइक दिस. वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है. एक पार्टिकल था, ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है. यहाँ पर मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है. अगर हम इस पार्टिकल की वाइब्रेशन को एक वॉल पर शैडो की फॉर्म में देखें ना, अगर हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करें कि ये पार्टिकल वाइब्रेट जब करता है अप डाउन, और अगर इसको मूव भी कराएं, तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये पार्टिकल पहले ऐसे ऊपर जाएगा,
फिर पार्टिकल नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, एंड इट विल फॉर्म अ काइंड ऑफ अ वेव। ठीक है, एक वेव बनाएगा, एक वेव बनाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 कि पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो वो वेव जैसा मोशन शो करता है। अगर उसकी हम शेडो वॉल पे क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर एक हम पेंडुलम को लें, ठीक है, पेंडुलम को लें और हम उसको ऑसिलेट करवा दें और फ्लोर पे हम उसकी शेडो यहाँ से लाइट फेंक के उसकी शेडो ऑब्जर्व करें, तो अब तुम देखोगे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये पॉइंट नंबर 1 मार्क कर लेते हैं इसको। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी की फील लेनी है तो मुझे ऑसिलेशन पहले समझना पड़ेगा। तो ऑसिलेशन क्या होता है? सपोज ये पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, मूव किया, मूव किया, मूव किया, मूव किया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। ये क्या है? सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कुलर मोशन को हम वाइब्रेशन से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे? यहां लाइन खींचो, यहां पर शेडो करो पार्टिकल की, पार्टिकल यहां जा रहा है तो इधर भी पार्टिकल यहां जा रहा है, पार्टिकल यहां जा रहा है, पार्टिकल वापस आ रहा है, तो ऐसे पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। जैसे कि एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है वैसे पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो ये फील हो गई ऑसिलेशन की। ठीक है, तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो अब हम और देखते हैं, अब हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। हमें पता लग गया ऑसिलेशन क्या है। ठीक है, हमें ऑसिलेशन पता लग गया, व्हाट इज ऑसिलेशन। अब हमें पता है एम्पलीट्यूड भी पता लग गया हमें कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से। जब एक पार्टिकल अपना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जैसे ये पार्टिकल है, ये अपना मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक जा सकता है, पार्टिकल कहाँ तक ये पार्टिकल जा सकता है वाइब्रेट करते हुए। ये वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। तो मैक्सिमम जितना ये डिस्टेंस दूर जा सकता है पार्टिकल, वो क्या है? उसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का फील मिल गया, ऑसिलेशन का फील मिल गया। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल, वन पार्टिकल इज टेकिंग 4 seconds टू कंप्लीट 40 सर्कल्स और ऑसिलेशंस। ठीक है, एक पार्टिकल 4 सेकंड लेता है, या फिर ऐसे एग्जामिन कर सकते हो कि एक आदमी, एक पर्सन 4 सेकंड्स लेता है 40 राउंड्स, स्मॉल राउंड्स हैं, छोटे छोटे राउंड्स हैं, 4 राउंड्स को करने में। तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्सन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैं बोलूंगा कि ये पर्सन एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में कर रहा है। वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो उसका टाइम पीरियड होगा। वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो टाइम पीरियड होगा। ठीक है, टाइम पीरियड होगा। और अगर मैं ये चीज कहता हूं कि वो पार्टिकल 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कर रहा है। मैंने टाइम पीरियड क्यों तुमको पहले बताया? क्योंकि टाइम पीरियड से समझना इजी हो जाता है फ्रीक्वेंसी को। तो अगर 1 सेकंड में, अगर मैं अपनी घड़ी चेक करूं, मैं बोल रहा हूं चलो मूव, रन करो, तो मैं देख रहा हूं कि 1 सेकंड जब मेरी वॉच में हो जाए तो पर्सन ने कितने राउंड्स ले लिए। तो अगर 4 सेकंड में, वो 40 राउंड लेगा, 40 राउंड्स लेगा, तो 1 सेकंड में 10 राउंड्स लेगा। ठीक है, 10 ऑसिलेशंस करेगा। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कि व्हेन अ पार्टिकल, मतलब हाउ मेनी ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अ पार्टिकल कैन डू इन 1 सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेरिमेंटली हम इसकी फील लेके देखेंगे और अच्छा लगेगा।
अभी इसको नोट कर लो कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। तो अब बुक की तरफ चलते हैं कि बुक क्या मतलब क्या रही है। तो अकॉर्डिंग टू बुक, बुक में भी बहुत अच्छी तरह ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया। बुक क्या क्या कहता है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक मतलब कितने चक्कर वो इंसान घूम लेगा 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर वो इंसान कितने चक्कर घूम लेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। अब कोई पूछता है, इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसीज एसआई यूनिट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसीज एसआई यूनिट, इट इज हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट होती है। एसआई यूनिट पता होता है हमें कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं, जो जैसे कि मीटर हो गया या सेकंड हो गया या फिर हर्ट्ज हो गया, जैसे इसमें हर्ट्ज है, केजी हो गया वेट में, तो ये एसआई यूनिट्स हैं। तो हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसमें एक बहुत अच्छा दिया हुआ एग्जांपल कि अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक एक अगर अगर मैं बोलूंगा कि एक पर्सन का 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, हर्ट्ज हमने बताया ना, हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट। तो एक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में। अगर यहां पर होता 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होता तो हम बोलते 50 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में, 50 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में, दैट्स इट। बहुत ईजी हो गया। और अगर 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 यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर तुम्हारी बुक में टाइम पीरियड को इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो टाइम पीरियड मैं बता देता हूँ। टाइम पीरियड क्या होगा, देखो तुम खुद सोचो, टाइम पीरियड इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने को, समय, टाइम पीरियड, कितना समय लग रहा है पार्टिकल को एक ऑसिलेशन करने में, उस इंसान को एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है, एक पूरा चक्कर घूमने में कितना वक्त लग रहा है। ठीक है, जैसे मेरा ये हैंड है, हाथ दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मूव कर रहा है एक सर्कल, पूरा एक सर्कल घूमने में, पूरा एक सर्कल घूमने में कितना टाइम लग रहा है, वो उसका टाइम पीरियड है। सो सपोज मैं कहता हूं कि टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 10 सेकेंड का मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल एक ऑसिलेशन, एक पूरा चक्कर 10 सेकेंड में कवर कर रहा है। दैट्स इट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ दैट इज यू, उसको भी तुम हाईलाइट करते चलो अपनी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमने बता दिया एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पर वो सेम एक्सपेरिमेंट जो तुमने मैंने एक्सप्लेन किया था सबसे स्टार्टिंग में, वो यहाँ बताया गया है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। मतलब ये कि एक साउंड के अंदर अगर हमें साउंड की क्वालिटी को जज करना है या साउंड के पैरामीटर्स को जज करना है, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं या साउंड का एम्पलीट्यूड देखते हैं, उससे हम साउंड के डिफरेंट साउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकेंगे। मतलब हमें फिर हम मेजर कर सकेंगे कि डिफरेंट साउंड्स कैसे कैसे प्रोड्यूस होती हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो आगे क्या है, आगे सेम एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू हो रहा है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है जो एम्पलीट्यूड को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी कि द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तुमने पिछले साल मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर एक इंसान इस पॉइंट से, मेरे हाथ देख रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करा, अगर एक पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करा, तो वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना आगे गया, तो पार्टिकल ने कितना ट्रैवल कर लिया डिस्टेंस अपनी इनिशियल पोजीशन से, वो बेसिकली क्या है, उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने तुमको तो सेम चीज़ एक्सप्लेन की थी ना, जो थर्मोकोल का पीस, ऐसे थर्मोकोल का पीस, सपोज ये टिप है थर्मोकोल का पीस का, ठीक है, ये टिप है थर्मोकोल के पीस का, थर्मोकोल का पीस ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो थर्मोकोल का पीस अगर ऐसे जा रहा है तो उसके इनिशियल पोजीशन से, मेरे हाथ उसकी इनिशियल पोजीशन है, तो ये जो डिस्टेंस बीच में आ रहा है, ये डिस्टेंस जो बीच में आ रहा है ना, दिस इज द एम्पलीट्यूड, क्योंकि इतना ही वो
मैक्सिमम जा रहा है और ऑसिलेट करके वापस आ रहा है, ऐसे इतना ही जा रहा है। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल या फिर ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज इट्स एम्पलीट्यूड, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ईजी है, समझ आ गया। आई होप तुम इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखी कि इसको हम एक्सपेरिमेंटली और कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक पेंडुलम लो, उसकी शेडो देखो, एक पेंडुलम मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था कि पेंडुलम लो और उसकी शेडो देखो लाइट ऊपर से गिरा के। एक स्प्रिंग लो, स्प्रिंग मूव कर रहा है, ठीक है, मैं स्प्रिंग का एग्जांपल भी दे देता हूँ। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसको क्लियर करना, क्योंकि फर्दर तुमको ये इजीली हेल्प करेगा इस वाले एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो मैं फर्दर इस पर मूव करता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, देख रहे हो स्प्रिंग है, सपोज ये स्प्रिंग में यहाँ बॉल लगी हुई है, ठीक है। अब इस बॉल को अगर मेरे को शेडो पे देखना है, सपोज मैंने यहाँ पर वॉल रखी हुई है, एक ये वॉल दीवार है, ये स्क्रीन है, यहाँ से मैं लाइट फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो शेडो तो उसकी इधर आएगी, तो ये जो बॉल ऐसे ऐसे मूव करेगा तो ये पार्टिकल यहाँ पर जो शेडो है ना वो भी ऐसे ऐसे मूव करेगी। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस एक शेडो क्रिएट कर पा रही है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो इसमें तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो शेडो क्रिएट कर पा रही है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब आई होप ये लास्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज लाउडनेस का कंसेप्ट, और लाउडनेस का रिलेशन विद द एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो तुम स्क्वायर तो जानते होगे, इतने तो तुम्हें आता है, ठीक है, इतना तुम जानते हो कि व्हाट इज द स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल सकता हूँ, लाउडनेस, एल फॉर लाउडनेस, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये एम्पलीट्यूड है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है, ओके, ऑल राइट। थोड़ा और फर्दर देखते हैं। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन जो पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, उसका स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा लाउडनेस के। अब मेरे को आप पूछोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो लाउडनेस का इंपॉर्टेंस ये है कि लाउडनेस एक बहुत इजी मेजरमेंट है वॉल्यूम ऑफ द साउंड का, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं, हम लाउडनेस को एज अ पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो और लाउडनेस की ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इट इज डेसिबल। डेसिबल डीबी लिखते हैं, तुमने बहुत बार देखा होगा वॉल्यूम, कभी जो सीडी जो हमारे स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं उनके अंदर जो डिस्प्लेस के अंदर मोस्टली पुराने डिस्प्लेस में लिखा होता था कि इतना डेसिबल है, इतना है, मतलब प्रॉपर लिखा होता था। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक एम्पलीट्यूड ट्वाइस है तो उसकी जो मतलब एम्पलीट्यूड अगर 2 टाइम्स है तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर एम्पलीट्यूड को मैंने 2 बार ट्वाइस कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो हमारी लाउडनेस क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट। और ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि जब आप मतलब नॉर्मल आपका दिया हुआ जैसे विसल, मतलब विस्पर करते हो, सॉफ्ट विस्पर करोगे किसी के कान में, अगर आप बोल रहे हो, या फिर हम क्या कर रहे हैं, विसल बजा रहे हैं, ये देखो भाई लड़का विसल बजा रहा है, तो मतलब इसकी अलग अलग की लाउडनेस आएगी जैसे। और या फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, या फिर ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जब, है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जब, तब कितनी लाउडनेस होती है, तो यहाँ 70 डेसिबल। ये जो डाटा दिया हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस पे देख रहे हो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस इज इंपॉर्टेंट, कि 80 डेसिबल बिकम्स फिजिकली पेनफुल। एक्चुअली यहाँ नॉइज जो टर्म है वो मैं शायद ठीक नहीं दी हुई, यहाँ साउंड होनी चाहिए, बट ये इंपॉर्टेंट है कि 80 डेसिबल हमारा ईयर जो है वो 80 डेसिबल से ऊपर अगर साउंड को सुनता है तो वो उसके ईयर पे पेनफुल होती है। तुमने बहुत बार नोट किया होगा जब तुम सपोज किसी इंडस्ट्रियल एरिया से निकल रहे हो,
तो तुम्हें फैक्ट्रीज में अगर सपोज कुछ बन रहा है या कोई छन 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 की साउंड आ रही है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। तो एक्चुअली हम फर्दर अभी पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। तो वहां पर तुम और डिटेल में इसको जानोगे। ये रिपीट कर दिया इन्होंने सेम कि लाउडनेस को एम्पलीट्यूड से मतलब कंपेयर करते हुए, तो ये सेम यहाँ रिपीट कर दिया इन्होंने, तो इसको इतना इंपॉर्टेंस अपने को नहीं देना। तो नेक्स्ट हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक न्यू तरफ, एक न्यू जगह की तरफ हम जाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें पता लगेगा कि क्या हम साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियसली डिस्कस्ड पैरामीटर्स लाइक फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, पिच भी हम डिस्कस करेंगे, एंड लाउडनेस एंड ऑल्सो द टाइम पीरियड। तो देखते हैं कि हम डिफरेंट साउंड्स को कैसे कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि हमें पता है कि अगर दो सोर्सेज जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक पर्सन है और एक छोटा बच्चा है, जो इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है। एक बड़ा पर्सन है, एक अडल्ट है और एक छोटा बच्चा है। दोनों एक ही वॉल्यूम पे, दोनों को अगर हम बोलें कि तुमने एक ही वॉल्यूम पे, एक ही लाउडनेस पे अपनी आवाज़ क्रिएट करनी है, तो तुम आराम से डिफरेंस देख सकते हो दोनों की आवाज़ में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब ये है कि लाउडनेस इज नॉट पैरामीटर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साउंड। तो अगर कभी कभी भी तुम्हें एग्जाम में ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकता है कि क्या लाउडनेस से हम साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नो। अगर हम सेम लाउडनेस कर दें तो लाउडनेस तो सेम होगी, बट दोनों की आवाज को अभी भी देखा जा सकता है कि दोनों की आवाज डिफरेंट है ना। अगर लाउडनेस पैरामीटर होता तो लाउडनेस अगर हम बराबर कर देते तो हमें तो सेम तरीके की साउंड आनी चाहिए थी। तो ऐसा तो नहीं होता है। एक छोटा बच्चा है वो भी अगर उतनी आवाज में गाए और एक अडल्ट है वो भी उतनी आवाज में गाए, तो दोनों की आवाज में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या उनमें डिफरेंसेस है। तो अगर हम अब फर्दर अब इस पे देखते हैं, आगे आते हैं, तो ये कहता है कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये पर्सन दिखाया हुआ कहता है कि मेरे जो टीचर है और मेरी आवाज़ में बहुत डिफरेंस है। तो ये दिस ऑब्जर्वेशन। आगे आते हैं तो कहते हैं द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस। ये श्रिलनेस तुम्हें पिछले लेक्चर में याद होगा। और द पिच ऑफ द साउंड। श्रिलनेस और पिच का तुम सीधा सीधा मतलब जान सकते हो, तीखा। कितनी तीखी आवाज़ है, कितनी कड़ी, मतलब तीखी मतलब चुभने वाली आवाज़। बहुत तुमने बहुत बार नोट किया होगा, ओपेरा सिंगर्स तुमने सुने? ओपेरा सिंगर्स कभी यूट्यूब पर सर्च करना। ओपेरा सिंगर्स जो होते हैं उनकी आवाज़ ओ ऐसे गाते हैं वो। उनकी वाला जो उनकी जो साउंड की पिच होती है, वो पिच ऑफ द साउंड, जो श्रिलनेस होती है, जो तीखी होती, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो जो उनकी जो श्रिलनेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो तुम उसको वहां पर ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इस वाले पैराग्राफ में सिर्फ इतना लिखा गया है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। मतलब ये कि अगर तुम्हें पेपर में कभी ये पूछे कि एक पर्सन की फ्रीक्वेंसी सपोज 100 हर्ट्ज है और एक पर्सन की फ्रीक्वेंसी सपोज 20 हर्ट्ज है, तो किस पर्सन ने ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करी? ऑब्वियस सी बात है, जिस पर्सन ने ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की उसकी वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। और बहुत इजीली तुम ये जान सकते हो कि जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पिच भी ज्यादा होगी, उसकी आवाज ज्यादा तीखी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ दिस कि एक ड्रम है, एक स्कूल बॉय है, ड्रम बजा रहा है। तो जो स्कूल बॉय जो ड्रम बजा रहा है, तो इसकी देखो वेव बन रही है ना, वेव बन रही है। तो ये एक वेव इतनी वेव होती है, ये एक वेव इतनी होती है। तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। समझ रहे हो कि यहां पर एक सेकंड में थोड़ी ऑसिलेशन ही कवर हुई, मतलब एक पूरी ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आवाज कैसे आ रही है? डम डम, ऐसी आवाज आ रही है, डम। देख रहे हो, डल साउंड आ रही है। और अगर कोई विसल बजाता है, उसकी आवाज बहुत श्रिल होती है, तीखी होती है आवाज, ची, बहुत तेज तेज तेज,
बहुत फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत फास्ट होती है। और फ्रीक्वेंसी का एक और एग्जांपल हो सकता है कि सपोज मैं अपना पेन अपने हाथ में कितनी बार टैप कर रहा हूँ, 1 2 3, तो ये फ्रीक्वेंसी एक है। मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4, देख रहे हो, तो ज़्यादा हो गया, तो दिस इज मोर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम ड्रम की साउंड देखें तो ऐसे आएगा डम, वाइब्रेशन। और अगर हम और अगर हम विसल की साउंड देखें तो देखोगे ई, बहुत बहुत फास्ट फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। तो यहाँ तुम देख सकते हो, और यहाँ मैंने सेम चीज़ लिखी हुई है। तो अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए हो तो तुम हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो इसका पूरा पीडीएफ विद माइंड मैप्स सारा वहीं पे अवेलेबल है, इस पार्ट का भी, ठीक है। तो वहाँ पर तुम जा सकते हो, तो तुम्हें सारा ये रिटर्न में मिल जाएगा। इन केस अगर तुम्हें, हालांकि तुम उसको बुक में हाईलाइट ज़रूर कर लेना, इसको तुम अपने पास संभाल के रख लेना, ताकि फर्दर तुम जब तुम्हारा एग्जामिनेशन आए तब तुम उसको कर सको, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसको समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, ये बहुत, इधर भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इन्होंने दिया हुआ है, और इसमें इन्होंने बड़ा एक और चीज़ एक्सप्लेन की गई, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक बर्ड है, बर्ड की आवाज़ जो होती है वो ज़्यादा क्या होती है, श्रिल होती है, तीखी होती है ना, ची 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 ची, बहुत ज़्यादा तीखी आवाज़ होती है, कान में बहुत ज़्यादा तीखी होती है। और लॉयन की आवाज़ कैसे होती है, लॉयन की आवाज़ बहुत डल होती है, समझ रहे हो, बहुत डल होती है आवाज़ उसकी, बहुत स्लो होती है, डल होती है। बट वो ये कह रहे हैं कि जो चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स है, द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स हैज softer sound, it is not dull, it has softer sound। एक एक बर्ड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जरूर ज्यादा है, उसकी आवाज बहुत तीखी है, पर उसकी आवाज की लाउडनेस जो है ना वो बहुत कम है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हाई फ्रीक्वेंसी डज नॉट मीन हाई लाउडनेस। तो तुम्हें दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो लाउड होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो तुम्हें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है। डल साउंड की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा लाउड हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और तुम इसको रिलेट कर सकते हो कि तुमने नोट करा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत दूर तक चिल्ला नहीं सकती, बहुत ऊंची चिल्ला नहीं सकती। देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर, बट मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा देर तक ऊंची चिल्ला नहीं सकती, दूर तक। पर उनकी आवाज़ श्रिल होती है, समझ रहे हो, उनकी आवाज़ श्रिल होती है, उनकी पिच बहुत, मतलब उनकी पिच बहुत हाई होती है, हाई पिच्ड वॉइस होती है उनकी, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड डल वॉइस है, अगर आपको कहीं दूर तक स्प्रेड करवानी है आवाज़, तो यू कैन ईजिली स्प्रेड विद मोर लाउडनेस, ज़्यादा लाउडनेस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ इस वाले पैराग्राफ में लिख दिया श्रिलर देन द मैन। तो कहते हैं द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी। मैंने पीछे बताया था हायर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, तो जितनी ज़्यादा हाई पिच होगी उतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी। एंड इज श्रिलर, श्रिलर मतलब तीखी होती है, देन द मैन। नेक्स्ट आगे आते हैं। तो हमारा वो टॉपिक खत्म हो गया, तुम्हें जल्दी इजीली अंडरस्टैंड तुम कर पाओगे, तुम्हें फ्रीक्वेंसी आती है। अब तुम बता सकते हो कि कौन सी साउंड सुनने लायक है और कौन सी साउंड सुनने लायक नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, एक है ऑडिबल साउंड, एक है इनऑडिबल साउंड। इट्स ऑल पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर के बेसिस पे होता है सारा कुछ। तो अगर मैं एक बात करता हूँ कि सबसे पहले साउंड की फ्रीक्वेंसी, अगर 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज मतलब कितना, 20 हर्ट्ज, फिर इमेजिन करो 20 हर्ट्ज कितना, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक सेकंड में उनकी आवाज़ 20 बार वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है ये, मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं है, ये कम है। तो कहते हैं कि अगर एक पर्सन या फिर कोई भी सोर्स अगर 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है या 20 हर्ट्ज तक आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, हालांकि इट इज़ रिटर्न लेस देन 20 हर्ट्ज, तो it is written less than 20 hertz, then it cannot be detected,
बाय द ह्यूमन ईयर, ठीक है। इफ इट इज लेस देन 20 हर्ट्ज तो ये ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हर इंसान, हर एनिमल डिटेक्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे बैट होते हैं, चमगादड़ होते हैं, बैट्स होते हैं, जो बेसिकली बहुत माइन्यूट से माइन्यूट, डॉग्स होते हैं, माइसिस होते हैं, ये माइन्यूट से माइन्यूट साउंड को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिर्फ हम ह्यूमन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ऑडिबल एंड इनऑडिबल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम मतलब यूनिवर्सली बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली ह्यूमन के केस में है। तुम अगर तुम्हें इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो तुम सर्च कर सकते हो, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से नीचे भी आवाज़ को सुन सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज साउंड से बियॉन्ड बियॉन्ड हम नहीं सुन सकते। हमारा ईयर जो है वो इम्पेयर हो जाएगा, ईयर इम्पेयरमेंट हो जाएगी, या ईयर ड्रम में डैमेज हो सकता है, या इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम फर्दर पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में हियरिंग इम्पेयरमेंट दिया हुआ है। हालांकि वो थोड़ा सा बर्थ से रिलेटेड होता है और डिजीज से रिलेटेड होता है, बट फिर भी हम जनरली हम कह देंगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है अगर आप 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनते हो। अभी हमने पीछे देखा था कि 80 हर्ट्ज की साउंड ही हमें इतनी पेनफुल लगती है, तो 20 किलो हर्ट्ज की साउंड तो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगी ईयर को। और यहाँ पूरा मैंने हाईलाइट किया हुआ, यू कैन गो थ्रू इट। मैं तुम्हें जनरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। तो नॉइज़ और म्यूज़िक बेसिकली थोड़ा सा हम इसको अपने इमोशनल या रिलेटिव भी कह सकते हैं, एस्पेक्ट के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर कोई कोई इंसान रॉक म्यूज़िक का फ़ैन है तो वो रॉक म्यूज़िक उसको पसंद है, बट किसी किसी लोगों के लिए वो रॉक म्यूज़िक म्यूज़िक नहीं, साउंड भी हो सकता है ना, म्यूज़िक नहीं, नॉइज़ हो सकता है। इट कैन बी समटाइम्स रियली इरिटेटिंग फॉर सम सर्टन पर्सन, दैट द रॉक म्यूज़िक इज़ रियली इरिटेटिंग, तो वो उसके लिए नॉइज़ है। तो कभी कभार ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज में हम इसको देख लेते हैं। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या डिफरेंस है प्रॉपरली। तो ये बोल रहा है कि जो हमें साउंड डिस्कम्फर्ट फील करवाती है वो नॉइज़ है, साफ सी बात है। अगर तुम उसको एग्जामिनेशन में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो अनप्लेजेंट साउंड्स आर नॉइज़। एग्जाम्पल देते हैं कि अगर सारे बच्चे क्लासरूम में एक ही साथ बोलना शुरू कर दें तो वो क्या होगा, नॉइज़ होगी ऑफ कोर्स। तुम देख सकते हो कि तुम्हारे तुम्हारे क्लास में जो टीचर्स होंगे वो बोल रहे डोंट मेक नॉइज, पिन ड्रॉप साइलेंस, तो वो कहते होंगे। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ सिंपली एक्सप्लेनिंग कि भाई तुम नॉइज़ ना क्रिएट करो। इट डज नॉट मीन कि हर साउंड नॉइज़ होती है, बट अगर एक बच्चा एक टाइम पे बोलता है या एक पर्सन एक टाइम पे बोलता है तो उसको हम मतलब उसको हम कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, वरना हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। इट विल लुक लाइक इट इज़ साउंड दैट इज़ कॉल्ड द नॉइज़। इट इज़ लाइक अ नॉइज़ आ रही है, साउंड नहीं आ रही है ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि कुछ मेलोडियस जो वॉइस जो साउंड मेलोडियस होती है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक हारमोनियम का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, तो वो बेसिकली किस में आता है, म्यूज़िक में, ठीक है, वो म्यूज़िक में आता है। तो ये एक डिस्क्रीट मतलब एक थोड़ा छोटा सा ब्रीफ इन्होंने दिया हुआ है। अगर तुम्हें इस पर कुछ ज़्यादा बड़े लिखने को नहीं आएगा पर थोड़ा सा लिखने आएगा तो लिख सकते हो अनप्लेजेंट साउंड इज़ नॉइज एंड प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द म्यूजिक। ऑफ कोर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल साउंड इज ऑफ कोर्स द म्यूजिक। तो नेक्स्ट यस, अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसमें से मुझे हर लाइन इंपॉर्टेंट लगी। इसके बाद जो भी हम आगे भी पढ़ेंगे मुझे उसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉइस पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेजर टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तुम मार्क कर लेना। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले हमें पता कि एग्जाम्पल इन्होंने लिया विद एयर पोल्यूशन। तो कहते हैं अनवांटेड गैसेस, जो एयर पार्टिकल्स जो हैं, जो गैसेस हमें चाहिए नहीं, पॉइजनस टॉक्सिक गैसेस या गैसेस जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा एक्सेस में जब एयर में प्रेजेंट होती हैं तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, एयर पोल्यूशन। ऐसी अनवांटेड साउंड्स इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज। अब अनवांटेड साउंड क्या हो गया, फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, कोई फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, देयर अनवांटेड साउंड्स, हमें वो साउंड्स नहीं चाहिए, ठीक है ना। यस, दे आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडस्ट्री, हमें वो साउंड्स नहीं चाहिए, दे आर एक्चुअली दे आर नॉट रिक्वायर्ड, बट वो दे आर नॉट कंफर्टेबल टू द ईयर्स,
बहुत नुकसान भी पहुंचाती है और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है सुन के। कंस्ट्रक्शन हो रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी ट्रैफिक है, तो दीज आर अनवांटेड साउंड्स। एक हमारे हाउस होल्ड में साउंड्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल किचन में जो हमारे ग्राइंडर्स होते हैं, दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ साउंड। एंड जो हमारे प्रेशर कुकर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारे घर में टीवी टेलीविजन्स हैं या रेडियोज़ हैं, ये सारे के सारे अगर लाउड वॉल्यूम में हम सुनते हैं, वहीं वॉल्यूम आ गया, लाउड वॉल्यूम में सुनते हैं तो वो नॉइज़ बन जाता है। इट बिकम्स द नॉइज़। ऑलराइट, तो वो नॉइज़ बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम स्पेसिफिकली बढ़ते हैं टूवर्ड्स, अब हम स्पेसिफिकली बढ़ रहे हैं आगे टूवर्ड्स द, तो अब हम स्पेसिफिकली आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं नॉइस के ह्यूमन बॉडी पे। ह्यूमन बॉडी पे तो क्वेश्चन आ सकता है, द इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ। तो नॉइज क्या क्या है ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन। तो सबसे पहले क्या होगा कि लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी हो सकता है, मतलब डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे हेल्थ डिसऑर्डर हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है। और आपको मतलब एक सॉर्ट ऑफ अंदर टेंस सिचुएशन आपकी बॉडी में, स्वेटिंग हो सकती है। मतलब जो भी सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी होता है वो आपकी बॉडी में क्रिएट होता है जब बहुत अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जब अनकंफर्टेबल साउंड प्रोड्यूस होती हैं। यू कैन रिलेट विद मी। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इसमें लिखी गई है कि एक्सपोज्ड टू अ लाउड साउंड, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ को एक्सपोज्ड है कंटिन्यूस, बहुत देर तक, काफ़ी देर तक वो पर्सन उस लाउड साउंड के एक्सपोजर में है, तो वो लाउड साउंड उसके ईयर को इम्पेयर भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द लाउड नॉइस, और वो हमें पता ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेजर्स सो दैट वी कैन टेक दोज मेजर्स टू कंट्रोल और लिमिट द नॉइस पोल्यूशन। तो लिमिटिंग नॉइस पोल्यूशन, सो द मेजर टू लिमिट द नॉइस पोल्यूशन, ये कौन से मेजर्स हैं अब आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम तुमने ये सुना होगा कि साइलेंसर, कि कार्स में साइलेंसर होता है। बॉयज़ कैन रिलेट विद मी कि साइलेंसर होता है। साइलेंसर इज़ अ डिवाइस जो कि एक्सेसिव नॉइज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो यू कैन रिमेंबर पीपल कॉमनली टॉकिंग अबाउट साइलेंसर इन द कार। तो वो मैंने यहाँ लिखा है ताकि तुम इसको याद कर सको जब तुम इसका माइंड मैप या पीडीएफ वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी गई है कि एयरक्राफ्ट इंजन्स के अंदर या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर या इंडस्ट्रियल मशीन्स के अंदर या होम अप्लाइंसेस के अंदर ये साइलेंसर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि हम साइलेंस कर सकें आवाज़ को, और मतलब ज़्यादा एक्सेसिव साउंड ना आए, क्योंकि साउंड तो प्रोड्यूस होगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम साइलेंसर्स लगा देते हैं। तो अगर कभी पेपर में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, तो सबसे पहले तुम लिखोगे साइलेंसर्स आर इंस्टॉल्ड in the appliances or the vehicles or the aircraft engine so that the excessive noise can be reduced। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमें अभी पीछे बात की थी कि इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री साउंड जो होती है वो हमारी ईयर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं वो रेजिडेंशियल एरिया, मतलब जहाँ लोग रहते हैं उससे दूर बनाई जाती हैं ताकि लोग जो हैं वो क्या उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि साउंड तो प्रोड्यूस होगी। तो इंडस्ट्रियल एरिया को हम सेटअप कहाँ करते हैं, रेजिडेंशियल एरिया से दूर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हो कि हॉर्न फ्री जोन्स, कि तुमने नोट किया होगा कि कभी हॉस्पिटल के बाहर तुमने देखा होगा कि ऐसे नो हॉर्न का साइन बना होता है, नो हॉर्न का साइन बना होता है, कि नो हॉर्न का साइन बना होता है हॉस्पिटल्स के आगे। तो उसमें क्या होता है कि आप एक्सेसिव हॉर्न नहीं प्रोड्यूस कर सकते। आपको अगर साइड लेनी है तो आप या तो कुछ मतलब यू कैन नॉट प्रोड्यूस हॉर्न। अगर आपको साइड लेनी है तो यू कैन गो स्लो या कुछ भी कर सकते हो, बट यू कैन नॉट प्रोड्यूस, यू कैन नॉट ब्लो हॉर्न इन द हॉर्न नो हॉर्न एरिया। ठीक है, जहाँ पर हॉर्न अलाउड नहीं है, जैसे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स हैं और पेशेंट्स डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उनको एक्सेसिव नॉइज़ से
और प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से नो हॉर्न होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि ये तो कॉमन ही है, इम्पॉर्टेंट नहीं है पर इतना ज़्यादा मतलब तुम्हें पता ही है सब कुछ, ये कि घर में भी जो अप्लायंसेज होते हैं कि ये सब कहते हैं कि थोड़े कम वॉल्यूम में सुनो, थोड़ी कम वॉल्यूम में सुनो, एक्सेसिव वॉल्यूम में मत सुनो, ठीक है। कहते हैं कि कान खराब हो सकते हैं, ऊंचा म्यूजिक मत सुनो, ये ईयरफोन ज़्यादा देर तक लगा के मत रखो। तो क्यों है? इट्स ऑल फॉर योर सेफ्टी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें शायद अच्छी लगे या मुझे डिफरेंट लगी इस पूरी बुक में जो दी गई है, दैट इज़ ग्रो मोर ट्रीज। ऐसा क्यों? साउंड में भी ट्री ग्रो करवा रहे हैं, मतलब हर वक्त हर चीज़ में ट्री ग्रो करवा रहे हैं। मैं आई एम जस्ट जोकिंग, इट्स देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट कि क्यों वो ट्री को ग्रो करवा रहे हैं। बिकॉज ट्रीज आर साउंड एब्जॉर्बर्स। तुम इसको सर्च भी कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ट्रीज होते हैं ये बहुत अच्छे साउंड एब्जॉर्बर्स होते हैं, ये साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो तुमने बहुत बार नोट किया होगा कि हॉस्पिटल के अराउंड ट्रीज इस रीज़न से भी लगाए जाते हैं ताकि कम साउंड नॉइज़ जो है वो कम पहुंच सके हॉस्पिटल के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो तुम्हें याद होना चाहिए। अगला है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो देखो तुम देख सकते हो कि एक बहुत छोटा बच्चा है, और क्यों ही छोटा बच्चा है? क्योंकि मोस्टली जो हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है वो फ्रॉम द बर्थ होती है। मोस्टली जो हियरिंग इम्पेयरमेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो फ्रॉम द बर्थ होती है। तो इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी बड़ा रोल है, और बच्चों को अब इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से मतलब सुनाई दे सकता है, या फिर उनकी हियरिंग जो एबिलिटी थी जो चलेगी थी वो आ सकती है वापस। बट फिर भी इसका रिकवरी रेट बहुत कम है। तो इस पूरे पैराग्राफ से जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं माइंड मैप की फॉर्म में, वो ये हैं कि इट इज़ अ रेयर। पहली बात तो ये रेयर है हियरिंग इम्पेयरमेंट। बर्थ वाली जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो तो बहुत रेयर है, ठीक है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ हेलन केलर, शी वॉज डेफ एंड डम, सो दिस इज एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज कि एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बर्थ के टाइम पे होती है, एक हियरिंग इम्पेयरमेंट एज रिलेटेड भी हो सकती है कि एक पर्सन जो बहुत ओल्ड एज का हो गया है, उनको कान में सुनना बंद हो गया है, या फिर एक डिजीज की वजह से भी हो सकती है। सपोज कोई डिजीजेज ऐसी होती हैं जो जिसकी वजह से ईयर लॉस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, तो वो कुछ डिजीज होती हैं। और हम क्या करते हैं, इन बच्चों को स्पेशल केयर देते हैं जिनको हम साइन लैंग्वेज की हेल्प से और टेक्नोलॉजी की हेल्प से सुनाई, या फिर उनको हम ईज आउट कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी को। चलो हम ये नहीं कह सकते कि उनको पूरा का पूरा रिकवरी दे सकते हैं, बट उनको कुछ एक बेटर लाइफ दे सकते हैं, ताकि एक बेटर लैंग्वेज दे सकते हैं, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट इवन मोर बेटर देन द अर्ली देन द so that they can communicate better and can communicate more easily with the other person also। आगे हम देखते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ भी मेरे को नज़र आई कि कहते हैं कि स्पीच डेवलपमेंट में सुनने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब कि अगर एक बच्चा है वो बोलता है, जब बोलना सीखता है तो वो सुन के ही बोलना सीखता है। लॉजिक समझ रहे हो? वो सुनेगा कुछ तो ही तो बोलना सीखेगा। तो कहते हैं कि इन बच्चों में सुनने की डिसेबिलिटी होती है, तो इनके अंदर जो स्पीच है वो भी बहुत मुश्किल से डेवलप होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मतलब इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि इनकी स्पीच लर्निंग में प्रॉब्लम आ जाती है ड्यू टू हियरिंग लॉस। इनकी स्पीच में डिफेक्ट आ जाता है। तो ये बच्चों के लिए एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि हालांकि ये रेयर है बट फिर भी इट इज़ देयर। तो यहाँ पर तो हमारी बुक में दिया हुआ है, तो सो इट्स इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स मूव अहेड। तो बस वी आर नाउ एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कॉन्ग्रैट्स। तो आई होप तुम्हें अंडरस्टैंड तुम कर लोगे अब चैप्टर को बढ़िया। तो थोड़ा सा इसमें हम और देखते हैं कि इसमें कीवर्ड्स क्या दिए हैं। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। एम्पलीट्यूड मैंने एक्सप्लेन किया, ऑडिबल साउंड तुम्हें पता है, ईयर ड्रम मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था। हर्ट्स इज द एसआई यूनिट ऑफ द, यस यू आर करेक्ट, इट्स द फ्रीक्वेंसी, यू आर करेक्ट। नेक्स्ट, लैरिंग्स इज बेसिकली द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, लाउडनेस हमने इस वीडियो में किया, नॉइज हमें पता है क्या, एंड अनप्लेजेंट साउंड। ऑसिलेशन हमें पता है एक पूरा चक्कर काटने में एक बंदे को कितना, एक पूरा चक्कर, एक इंसान जो पूरा एक सर्कल क्रिएट करता है, एक पार्टिकल एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, दैट इज द ऑसिलेशन। पिच हमने बताया था, इट इज द श्रिलनेस,
एंड और पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, इसमें पीछे लिखा हुआ है पर अंदर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, वो इनिशियल स्टेज में एक्सप्लेन किया है, बट इसमें जो टाइम पीरियड मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ द टाइम पीरियड। और वाइब्रेशन हमें पता है दैट इज़ द सेम एज ऑसिलेशन। वॉइस बॉक्स हमने पीछे देखा, विंड पाइप हमने देखा, ट्रेके को बोलते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करा है। ये कुछ पॉइंट्स है, तुम इसको गो थ्रू कर लेना, इसमें से डायरेक्ट आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो we can thank you, you can subscribe to our channel and so that you can get notified. This is Samir Verma signing off and bye bye.